बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तलबा अस्सलाम वालेकुम। ये जो प्रेजेंटेशन है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेल की मदद से हम कैसे करते हैं ये उसके हवाले से है। आप जो इस लेक्चर में ये मटेरियल कवर होगा, मैं ये लेक्चर भी आपको अपलोड कर दूंगा और एक्सेल की ये फाइल भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा। आप इसको यूज कर सकते हैं एज एन एडिशनल सपोर्ट टू द फॉलोइंग लेक्चर। ये जो 3 लेक्चर मैंने पहले आपको दिए हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी हो गया, रैंडम वेरिएबल पार्ट 1 हो गया, रैंडम वेरिएबल पार्ट 2 हो गया, आप उसके साथ एडिशनल सपोर्ट के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको बात की इस तरह समझ आएगी। लेकिन डोंट यूज इट व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग योर पेपर। अपने पेपर के लिए मैंने बाज़ बातें देखी हैं कि मैं स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की या बाज़ और एरिया के बाद शॉर्टकट्स बता देता हूं, तो स्टूडेंट्स जो हैं पेपर में वो सारा प्रोसीजर जो मैंने लेक्चर में बताया होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो प्रोसीजर छोड़ के इस तरह के शॉर्टकट इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसलिए यह याद रखें कि रिकॉर्ड भी हो रहा है, मैं वाज़े तौर पे आपको कह रहा हूँ, डू नॉट यूज इट व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग योर पेपर। क्योंकि जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप ये प्रूव कर रहे होते हैं कि मुझे ये चीज़ आती है, मैं इसका इंटरनल प्रोसीजर सब कुछ जानता हूँ। और ये प्रूव करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डायरेक्ट शॉर्टकट सही नहीं है। उसके लिए आपने उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिस तरह मैंने इन लेक्चर्स के दौरान आपके लिए सॉल्व किए हैं। तो प्लीज़ उनके लिए लेक्चर्स देखें कि पेपर में पेपर क्वेश्चन किस तरह करना है, उसके लिए ये लेक्चर देखें। बहरहाल हम मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कवर करेंगे, एक एक छोटा छोटा क्वेश्चन या हल्के फुल्के डेमोन्स्ट्रेशन हर एक की इंशाल्लाह करेंगे। पहले जो है डिस्क्रीट वालों से शुरू कर लेते हैं, बायनोमियल, पाइथन, हाइपरजोमेट्रिक। पहले ये 2-3 कर लेंगे, फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल, स्टूडेंट टी, काई स्क्वायर और एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये 2-3 ऐसे हैं कि जो बाद में आपके काम आएंगे। स्टैटिस्टिक 1 में शायद इतने काम ना आए, लेकिन स्टैटिस्टिक 2 में ये आपके बड़े काम आएंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल हम बायनोमियल से शुरू करते हैं। पहले ये देख लें कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर हैं, एक नंबर ऑफ ट्रायल्स और एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अगर ये 2 चीज़ें आपको पता हो तो फिर सिर्फ आप x की वैल्यू बता दें तो आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको ये बात इस एग्जांपल से बताता हूँ। ये एग्जांपल है मेडिकल साइंस से, और ये मैंने वैसे लेक्चर नंबर 2 में रैंडम वेरिएबल पार्ट 2 में भी आपको बताई थी। To aid in early detection of breast cancer, women are urged to perform self-examination monthly. तो ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए ख़वातीन को कहा जाता है कि वो मंथली एक सेल्फ एग्जाम करें, अपने आप को खुद एग्जाम करें। तो ये यूएस का डेटा है, अमेरिका का। 38% अमेरिकन वुमेन रेगुलरली परफॉर्म सेल्फ एग्जामिनेशन। तो ये यूनाइटेड स्टेट की इंफॉर्मेशन है कि 38% फीमेल जो हैं वो महीने में एक दफ़ा रेगुलरली सेल्फ एग्जामिनेशन करती हैं। In a sample of 315 women, find a probability that 100 or fewer perform self examination. तो सैंपल है 315 वुमेन का, और आप ये बताएं कि उसमें 100 या उससे कम खवातीन जो हैं सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगी, इसका क्या चांस है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है। तो ये 315 जो है नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं। एक बंदा हम सेलेक्ट करेंगे, उसे पूछेंगे वो सेल्फ एग्जामिनेशन करता है नहीं करता, दूसरा खातून सेलेक्ट करेंगे, तीसरी सेलेक्ट करेंगे, और यही पूछते चले जाएंगे। तो ये 315 ट्रायल्स हैं, एक काम है 315 टाइम्स ये हो रहा है। जिस तरह एक कान को आप 10 दफ़ा टास्क करते हैं तो n की वैल्यू 10 हो जाती है। यहाँ 315 खवातीन से एक ही बात पूछी जा रही है, तो n इज 315। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये है कि चूँकि वो लोग इंटरेस्टेड हैं कि वो सेल्फ एग्जामिनेशन करती हैं, तो सेल्फ एग्जामिनेशन करने की प्रोबेबिलिटी वो 38% है, और वही हम सक्सेस में रखेंगे।
बाकी फेलियर में ये हो जाएगा कि वो सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं करती। इसका चांस जाहिर है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो जाएगा तकरीबन 62%, 1 से जब इसको 38% माइनस करेंगे बाहर। अब ये जो क्वेश्चन है कि 100 और फ्यूअर परफॉर्म सेल्फ एग्जामिनेशन, तो हमने x की वैल्यू 100 रख ली। अच्छा, ये मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो आपको खास कलर में येलो कलर में ये जो वैल्यूज नजर आ रही है, इनको आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन हो तो इनको आप चेंज कर सकते हैं। बाकी जगहों पर फार्मूले हैं उनको आप चेंज नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पर इधर आप चेंज नहीं करेंगे। तो बहरहाल x की वैल्यू 100 है, ये भी हम इनपुट करेंगे और इस पर ये कैलकुलेशन कर लेगा, ठीक है ना। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट की गई है, ये है यहाँ जो प्रोबेबिलिटी है 0.003, ये प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि x की वैल्यू 100 के बराबर हो। इस पर्टिकुलर केस में बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी है और इसका फुल या आपके पास बाइनोमियल बाइनोम डॉट DIST डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर इसके बाद सबसे पहले इसको x बताना पड़ता है। x मेरे पास A6 में है, ये जगह A6 है। देखिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो इसकी एड्रेस है A6, तो यहाँ A6 बताते हैं। नंबर ऑफ ट्रायल जो है ये नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं। अलबत्ता आप लोगों को लगेगा कि मैंने यहाँ पर ये एन ट्रायल क्यों लिखा हुआ है। बेसिकली मैंने इस जगह पर ये एक फैसिलिटी होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कि आप एक पर्टिकुलर सेल को कोई खास नाम दे सकते हैं। तो मैंने इस तरह ये क्लिक किया। वैसे तो रूटीन में ये होता है कि आप किसी बाहर सेल पे क्लिक करते हैं तो उसका वो एड्रेस बता रहा होता है कि ये C कॉलम में और 9 नंबर रो में है, ठीक है। यहाँ पर अभी मैंने क्लिक किया, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसका ये नाम चेंज कर सकते हैं। बिलफर्ज मैं इस पर्टिकुलर सेल का जिसका C11 है इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ। बिलफर्ज मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ ABCD और एंटर कर दूंगा। तो अब जब मैं इस जगह पर देखें, पहले इधर जगह पर वही C10 आ रहा है, इधर देखें एकदम से नीचे आता हूं तो एकदम से वो ABCD। अब वो इस जगह को अगर मैं किसी फार्मूले में इस्तेमाल करूंगा तो वो उसका नाम ABCD रखेगा 12। तो इस जगह का मैंने पहले से नाम रखा हुआ था नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो मैंने शॉर्ट करके N ट्रायल्स कर दिया था। इसी तरह यहाँ पर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रखी थी तो प्रॉब सक्सेस मैंने इसका नाम रख लिया था। तो इसकी वजह से फायदा ये होता है कि आपको फार्मूले में यहाँ जरा फार्मूला समझना आसान हो जाता है। A6 तो चले वो x की वैल्यू है, नंबर ऑफ ट्रायल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और फॉल्स का मतलब ये है कि सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करो। फॉल्स का यहाँ मतलब ये है कि मुझे सिर्फ x इक्वल टू 100 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अगर आप इसको ट्रू कर लेंगे, अगर आप देखें बाकी सारा फार्मूला वही है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ट्रू कर लेंगे तो वो x इक्वल टू 100 की नहीं, 0 से लेके 100 तक जितने मुख्तलिफ वैल्यूज हैं, क्योंकि ये वेरिएबल बाइनोमियल है तो ये वैल्यू 0 1 2 3 करके लेगा। तो ये यहाँ पर 100 है तो 0 से 100 तक आकर तमाम नंबर की प्रोबेबिलिटी मालूम करके उनको आपस में जमा करेगा और उसका आंसर ये आएगा, ठीक है। इस तरीका कार पे ये सारा काम करता है। अब यहाँ पर तो ये मैंने एक्सेल से किया हुआ है, ये एक्सेल के बिल्ट इन फंक्शन है, आपको इनका डिस्कशन इधर नजर आ रही है। लेकिन यही काम मैंने आपके लिए जो है जो इसका फार्मूला है जो मैंने आपको वहां पर फार्मूला बताया है कोर्स में, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन 315 combination of so many things to taken F6 बेसिकली ये जगह है जो x का काम कर रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला फिर 0.38 की पावर और 0.62 की पावर, होपफुली स्टूडेंट समझ रहे होंगे इसको। ये फार्मूला बना के और ये x की वैल्यू 0 से लेके 100 तक, ये वो मैनुअल कैलकुलेशन है जो आप लोग करते हैं। 0 से लेके 100 तक देखें ये सारी कैलकुलेशन मैंने कर दी और सबकी प्रोबेबिलिटीज का वही फार्मूला लगा लिया, वही फार्मूला हर जगह लगा लिया, ठीक है। और वही फार्मूला अगर आप मुसलसल देख रहे होंगे वो फार्मूला लगा हुआ है। इसके बाद x इक्वल टू 100 पे क्या आंसर आ रहा है ये देखें 0.0033।
x इक्वल टू 100 पे क्या आंसर आ रहा है 0.0033। अब वापस जाएं और ये याद रखें 0.0033। ये देखें x इक्वल टू 100 पे क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.0033। और ये कहां पर आ रहा है, अब इसको दोबारा देखें, मैं वापस नीचे जा रहा हूं, इस टेबल के एंड पे जा रहा हूं। ये देखें 0.0122, ये इन पूरे कॉलम का तमाम प्रोबेबिलिटीज का टोटल है, ये तमाम प्रोबेबिलिटीज का टोटल है। इसको याद रखें 0.0122। ये देख रहे हैं 0.0122, ये असल में ये वाली प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 100 के लिए है, और ये वाली प्रोबेबिलिटी ये है कि x 0 से शुरू करके 100 तक जाए और हर नंबर पर प्रोबेबिलिटी मालूम करके हम प्लस करते जाएं। तो ये कम्युलेटिव, और इसी वजह से यहाँ पर कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी का नाम है। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने थोड़ा ये भी आपके लिए किया है कि अगर आप एक खास कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी पे x की वैल्यू मालूम करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको फार्मूला बाइनोमियल व डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, बाइनोमियल इनवर्स वाला फार्मूला यूज करना पड़ता है। बहरहाल अभी राइट नाउ मैं मालूम कर रहा हूं कि इस डेटा का 75th परसेंटाइल कितना है x के। ये देखें 0.75 का क्या मतलब है 75th परसेंटाइल। कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी 0.75 का क्या मतलब है, क्या मतलब ये हुआ कि जब आप ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये बता रहा है कि ये 125 वैल्यू है। चले मैं इसको जरा बदलता हूँ, 0.25 लिख लेता हूँ। आपको पता है पहला क्वार्टाइल जो P25 होता है 20, यानी वो नंबर जिससे 25% ऑब्जर्वेशन इस डेटा में छोटी हैं, ठीक है ना। तो 114 और 114 वो नंबर है, 114 वो नंबर है कि उससे 25% ऑब्जर्वेशन इस डेटा में छोटी होंगी। इसी तरह अगर आप इसमें 0.5 लिख लें तो आप मीडियन मालूम कर सकते हैं, और इस डेटा का मीडियन 120 पर आ रहा है। अगर आप इसमें 0.90 लिख लें तो 90th परसेंटाइल मालूम हो जाएगा जो 131 पर है। तो इस तरीके से आप कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी की मदद से जब x मालूम करते हैं तो ये मुख्तलिफ परसेंटाइल आपको मालूम करके दे देता है। तो बहरहाल ये तो बाइनोमियल की डिस्कशन हो गई जो मैंने थोड़ी बहुत आपको बतानी थी। अब आते हैं पॉइसन की तरफ। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ एक ही पैरामीटर है और वो है एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस पर यूनिट, और पर यूनिट टाइम भी हो सकता है, पर यूनिट लेंथ, एरिया, वॉल्यूम आपको मैं पहले बता चुका हूं डिस्कशन में। तो ये एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस जो है ना ये बतानी पड़ती है। ये एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस कैसे पता चलती है उसके लिए एग्जांपल देखें। द नंबर ऑफ पिन होल्स इन प्लास्टिक शीट्स आर ऑफ कंसर्न टू मैन्युफैक्चरर। If the number of pinholes is too large, the plastic is unusable. The mean number of pinholes, the mean number of per square yard is equal to 2.5. ये वो mean number है 2.5 जो मैंने इधर पुट कर दिया है। 1 square yard sheet is unusable if the number of pinhole exceeds 6. अब ये unusable के बता रहा है कि अगर ये pinhole वो जो छोटे छोटे सुराख होते हैं अगर ये 6 से ज्यादा हो जाए तो वो 1 स्क्वायर यार्ड शीट जो है ना अनयूजेबल हो जाती है। बहरहाल फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन 1 स्क्वायर यार्ड शीट इज अनयूजेबल, वो अनयूजेबल हो जाए इसका क्या चांस है। तो पहले तो मैंने ये किया, अगर इस क्वेश्चन को हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तरीका ये है कि क्योंकि अगर उसमें 6 या 6 से ज्यादा हो तो वो अनयूजेबल हो जाएगा। 6 से ज्यादा हो जाए, 6 हो तो खैर है, अगर 6 से ज्यादा हो जाए तो वो अनयूजेबल है। मैंने क्या किया कि x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 तक, और ये वो मैनुअल कैलकुलेशन है जो आप पेपर में करते हैं। x की ये वैल्यूज पुट करके और फार्मूला जो पॉइसन का फार्मूला है वो मैंने पुट करके ये प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर ली कि 0 का कितना चांस है, 1 का, 2 का, 6 का कितना चांस है और टोटल का कितना चांस। ये टोटल चांस बता रहा है। अब आपको यहाँ पर अगेन नजर आ रहा है, यहाँ पर x मैंने 6 पुट करके जब बाइनोमियल से, बाइनोमियल नहीं अब की दफा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का ये फार्मूला पुट किया। अच्छा ये मीन अकरेंस में इसको कह रहा हूँ, ये मीन अकरेंस है, मैंने अगेन इसका नाम रखा हुआ है। तो बहरहाल पॉइसन और a6 जो है ये आपके पास x की वैल्यू है, मीन अकरेंस और फॉल्स का मतलब है प्रोबेबिलिटी चाहिए, अगर ट्रू हो जाए तो कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो बहरहाल
x इक्वल टू 6 की चांस कितना है 0.0278। ये देखें x इक्वल टू 6 का चांस कितना है 0.0278। ये सिर्फ x इक्वल टू 6 का, लेकिन 0 से लेकर 6 तक टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी ये देखें, ये 0.9858 ये मैंने आपको बता दी कि टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम। बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने बेसिकली इस प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस करना है। बिलफर्ज मैं यहां कर रहा हूं इक्वल टू 1 माइनस और दिस आंसर। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ये है कि तकरीबन प्लास्टिक के 1 स्क्वायर यार्ड अनयूजेबल हो जाए, उसका अगर इससे 100 से मल्टीप्लाई करें तो 1.42% उसका चांस है, इसका चांस है 1.42%। बहरहाल तो ये तो आपको बात समझाने के लिए था लेकिन बहरहाल इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी और कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं। ये हो गया जी पाइथन का तरीकाकार। अब हाइपरज्योमेट्रिक में क्या करते हैं? हाइपरज्योमेट्रिक में हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं। पॉपुलेशन में टोटल एलिमेंट कितने हैं, वो खास एलिमेंट जिनको हम सक्सेस वाले एलिमेंट कहते हैं वो पॉपुलेशन में कितने हैं, और आपने इन टोटल से कितने एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं सैंपल में, ये हमें मालूम होना चाहिए। ये 3 बातें हमारे पास पैरामीटर हैं। बाकी आप x की वैल्यू बता दें और ये पैरामीटर बता दें तो वो प्रोबेबिलिटी या कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी उसी तरह कैलकुलेट कर देता है। अब की दफा प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला है, अगेन यहाँ देखें फॉल्स लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है ट्रू लिखा हुआ है, ये कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी। बाकी ये उसी तरह सैंपल साइज और नंबर ऑफ सक्सेस इन पॉपुलेशन और पॉपुलेशन का साइज वगैरह, ये क्या चीज है, ये जो आप देख रहे हैं ये पॉपुलेशन का साइज है, ये जो आप देख रहे हैं ये नंबर ऑफ सक्सेस इन पॉपुलेशन है, और ये जो आप देख रहे हैं ये सैंपल साइज है। तो बहरहाल इनके मैंने नाम भी रख दिए आपके लिए। अब अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, X line computer manufactures personal computer at 2 plants, one in Texas and other in Hawaii। तो बहरहाल वो कंप्यूटर बनाते हैं और 2 प्लांट्स हैं, एक टेक्सास में है और एक हवाई में। And the Texas plant has 40 employees, Hawaii plant has 20 employees। एक जगह पर 40 और एक जगह पर 20 employees हैं। टोटल एम्प्लॉइज कितने हो गए 60, वो 60 मैंने यहाँ पुट किया हुआ। 20 यहाँ क्यों पुट किया है, 40 क्यों नहीं पुट किया, अब इसकी वजह मैं बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आप गौर करें, आखिर में वो पूछते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 or more of the employees in the sample work at plant Hawaii। तो वो हवाई में इंटरेस्टेड है, इसलिए यहाँ पर मैंने 20 उठाकर इधर लिख लिया, क्योंकि वो हवाई वाले को सक्सेस कंसिडर कर रहे हैं। अगर वो यहाँ टेक्सास का पूछते तो मैं यहाँ 40 लगा लेता। बहरहाल और इसके बाद वो बता रहे a random sample of 10 employees is to be asked to fill a questionnaire। तो कितने लोग सेलेक्ट करने हैं, 10 सेलेक्ट करने, तो 10 इधर आ गया। बहरहाल ये 60, 20 और 10 इस तरह आ गया। इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी मालूम करना है, एक छोटा सा टेबल है x और p of x, क्योंकि वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 or more employees। 2 or more का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा, इस सैंपल में 2 या 2 से ज्यादा हवाई वाले आ जाए, 2 या 2 से ज्यादा इसमें हवाई वाले आ जाएं। मैंने क्या कर दिया कि 0 और 1 के लिए मालूम कर लिया, 0 के लिए ये प्रोबेबिलिटी हो गई, 1 के लिए ये प्रोबेबिलिटी हो गई। ये वही फार्मूले जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन के फार्मूले बताए थे, ये वही फार्मूले मैंने पुट किए हुए हैं और आखिर में इसको टोटल कर दिया। और अब आप देखें कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसको कैसे करता है। यहाँ जब आप x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये तो x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी बता देता है जो ये है, देखें 0.0725 0.0725, और ये बताता है कि 1 या उससे कम की क्या, तो 1 या उससे कम का में सिर्फ एक ही है 1 और 0, तो इन दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी 0.0838 है और वो ये बता रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको 1 से ये प्रोबेबिलिटी माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल वो तो एक्सेल नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत काम आप खुद करेंगे। लेकिन ये कि एक्सेल फौरी तौर पे ये कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी मालूम कर लेगा, आपको ये टेबल कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन याद रखें कि एग्जाम में ये तरीका चलेगा, ये तरीका एक्सेल वाला नहीं चलेगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ ये बात। अब आप आ जाते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल की तरफ। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, ठीक है ना।
और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 0 नंबर के ऊपर ही ये टॉप आता है। इसका मीन मीडियन मोड सब 0 के बराबर होता है। बाकी इसके बाद प्लस 0.5 चले जाएं, माइनस 0.5 चले जाएं, तो इस दौरान कितना एरिया कवर होता है? बिलफर्ज 0 और प्लस 0.5 के दरमियान 19.1% एरिया होता है। इसी तरह 0.5 और 1 के दरमियान 15% एरिया इस कर्व के नीचे होता है। ये प्रोबेबिलिटी की डिस्कशन हो रही है। तो इसी तरीके से ये आप इधर भी समझ सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का कोई पैरामीटर नहीं है। हमें पहले से पता है कि इसका मीन 0 होता है, स्टैंडर्ड डिवीएशन 1 होता है, लिहाजा इसका कोई पैरामीटर नहीं है। बस सिर्फ आप z की वैल्यू बता दें और ये वो कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यहां पर हम कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी की बात ही करेंगे। खास एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी आपको पता है कंटिन्यूअस केस है, और कंटिन्यूअस केस में एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। तो हम कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी जिसको f ऑफ कैपिटल F ऑफ z विच इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट z कैपिटल Z जो रैंडम वेरिएबल का नाम है इज लेस देन अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ z, और यहाँ वो पर्टिकुलर वैल्यू है -1.00। तो अगर आप z की ये वैल्यू पुट कर लेते हैं तो ये उसकी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी ये बता रहा है, ठीक है ना। ये नॉर्म्स DIST लिखकर और वो वैल्यू बता दें, x की वैल्यू जो A2 पर है ये बता दें, वो कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी मालूम कर। अब ये कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या शो करती है ये जरा देखें। x की वैल्यू है, z की वैल्यू है -1 और ये है -1। इस -1 से नीचे देखें कितना एरिया है, क्योंकि हम मैं लेस देन साइड पे जाना है। तो -1 से नीचे देखें कितना एरिया है। मैं कैलकुलेटर पर की मदद से आपको बता रहा हूं। अब देखिए -1 से नीचे कितना एरिया है। एक एरिया है 9.2, ये परसेंटेज में है 9.2 प्लस, अगला है 4.4 प्लस, अगला है 1.7 प्लस, अगला है 0.5 प्लस, अगला है 0.1 और एंटर कर दे तो ये 15.9% है। 15.9% राउंड करके, और अगर आप इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और राउंड कर रहे हैं तो ये भी 15.9% बनता है तकरीबन। तो z इक्वल टू -1 से नीचे टोटल एरिया कितना है वो आपको इस फार्मूले से एकदम से मालूम हो जाता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप उसको कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी दे दें और कहें कि मुझे z मालूम करके दे दो, उसका फिर ये फार्मूला है। ये कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी तो उससे वापस वही z मालूम हो सकता है और उसका नाम इनवर्स उसका फार्मूला। बहरहाल ये तरीकाकार है। बिलफर्ज आप बता रहे हैं कि जी z की वैल्यू -0.5 है। -0.5 का क्या मतलब, ये नंबर, इससे नीचे टोटल एरिया कितना है तो वो कह रहा है इतना एरिया है। आप बिलफर्ज z की वैल्यू 0.5 पुट कर लेते हैं। 0.5, ये 0.5 कौन सा, ये इस जगह से नीचे इधर तक आखिर तक टोटल एरिया कितना है तो वो 0.6914 इतना टोटल एरिया है। अच्छा, एक और बात यह है कि आप इसकी मदद से अगेन परसेंटाइल भी मालूम कर सकते हैं। बिलफर्ज आप फर्स्ट क्वार्टाइल मालूम करना चाहते हैं तो यहां पर आप लिख लें 0.25, क्योंकि वो 25% पोजीशन पे होता है। फर्स्ट क्वार्टाइल है -0.67, -0.67 तकरीबन यहां कहीं आ रहा है, यहां कहीं आ रहा है -0.67। यहां पर है पहला क्वार्टाइल। दूसरा क्वार्टाइल जिसको मीडियन कहते हैं उसके लिए आप 0.5 पुट करें तो आप देखें एग्जैक्टली यहां पर आ गया है। मैंने बताया कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड बराबर होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड बराबर होता है। ये मीडियन भी 0 है, मीन भी 0 है, मोड भी 0 है। आप कहते हैं कि जी 90th परसेंटाइल कौन सा है तो 0.9 पुट कर लें तो 0.9 जो है 1.28 के पास आता है। 1.28 तकरीबन यहाँ कहीं आएगा। इस नंबर से नीचे तकरीबन हमारा 90% डेटा इस कर्व के नीचे 90% प्रोबेबिलिटी पड़ी हुई है। इस तरीके से आप ये काम करते हैं। तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड नॉर्मल। इसके बाद आते हैं जी नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि आपके पास दो पैरामीटर हैं, एक है मीन, एक है स्टैंडर्ड डेविएशन।
मैंने यहाँ पर जो ग्राफ आपके लिए रखा हुआ है ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिज्जा डिलीवरी टाइम, के एक पिज्जा वाले जो है कितनी देर में डिलीवरी कर लेते हैं, घर तक पिज्जा डिलीवर कर लेते हैं। नॉर्मल टाइम ये मीन जो है वो 30 है और स्टैंडर्ड डिविएशन इसका 5 है। ये उनका जो डेटा है उसका मीन 30 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 5 है। तो मैंने मीन 30 लिख लिया और स्टैंडर्ड डिविएशन 5 लिख लिया। इसके बाद अब आप बता सकते हैं कि जी बाकी ये उसी तरह है कि x की वैल्यू अगर आप 40 पुट कर रहे हो, 40 कहाँ पर है, 30 के बाद यहाँ कहीं 40 आएगा, 35 यहाँ पर है, 40 यहाँ पर है। तो x की वैल्यू 40 से नीचे कितने परसेंट लोग हैं कि 40 मिनट से कम वक्त में उनको पिज्जा मिल जाते हो, तो वो 97% या 97.72% लोगों को 40 मिनट से कम में, 40 मिनट या उससे कम में पिज्जा मिल जाता है। बाकी अगर आप x की कोई वैल्यू देते हैं तो उसकी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी ये मालूम कर सकता है। जैसे x की वैल्यू 25 मैंने बताई है तो ये उसकी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकता है। अगर आप कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी बता दें तो ये x की वैल्यू मालूम कर सकता है। यहाँ पर आप परसेंटाइल मालूम कर सकते हैं। बिलफर्ज आप बता देते हैं 0.75, तो 75% लोगों को 33 मिनट्स तकरीबन, ठीक है ना, 33.37 मिनट्स के अंदर अंदर 75% लोगों को पिज्जा डिलीवर हो जाएगा। आप कहते हैं कि जी 25% वाले वो खुशकिस्मत कौन है, तो पता चलता है कि 25% ऐसे लोग हैं जिनको 26 मिनट, इनको एवरेज से पहले ही जल्दी डिलीवर हो जाता है, 26.63 मिनट में उनको पिज्जा डिलीवर हो जाता है। तो ये फर्स्ट क्वार्टाइल है। इसी तरीके से आप इसका मीडियन मालूम कर सकते हैं, 0.5 पुट कर लें और आप देख लें एग्जैक्टली 30 आया है, 30 के ऊपर है। यही 30 जो है ये आपके पास मीन मीडियन मोड है। आप मालूम करना चाहते हैं कि 35 और 25 के दरमियान ये एरिया कितना है, ये एरिया मालूम करना चाहते हैं 35 और 25 के दरमियान। इसका तरीका यह है कि पहले तो आप इधर 35 पुट करें, 35 पर एरिया आ गया 0.8413, ये मैं जरा इधर लिख लेता हूँ 0.8413, ये 35 का पर एरिया, ये 35 पर एरिया आ गया। 35 से नीचे इतना एरिया है, लेकिन इसका मतलब है 35 से नीचे आते जाए, आखिर तक आता है टोटल एरिया। आप जरा इस तरह करते हैं कि 25 से नीचे एरिया मालूम कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर 25 पुट करें तो यह 25 से नीचे एरिया है 0.1587। अब इन दोनों के दरमियान एरिया है तो ये इक्वल टू हो जाएगा दिस नंबर माइनस दिस नंबर, और इन दोनों के दरमियान ये जो एरिया है, ये जो एरिया जहां माउस हरकत कर रहा है, ये वाइट एरिया, इसका से नीचे 25 35 के दरमियान और एक्स एक्सिस से ऊपर ये जो एरिया है ये कितना है, ये 0.6826 यानी तकरीबन 68% ये एरिया है हमारे पास। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, यहां तक तो आपके कोर्स में वो डिस्ट्रीब्यूशन थे जो आपने पढ़े हैं। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन मैंने और रखे हैं जो आपके आने वाले कोर्स में आपके काम आएंगे, स्टैटिस्टिक 2 में काम आएंगे। ये एक है टी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको कहते हैं, ये भी कहते हैं स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। असल में जिस बंदे ने इजाद किया था तब लिखने लिखाने पर कुछ पाबंदी थी, तो उसने अपने नाम से नहीं लिखा था, उसने एक पिन नेम यूज किया था, कलमी नाम यूज किया था स्टूडेंट। इस वजह से हम कहते हैं स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बहरहाल अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, जेड से ही मिलता हुआ, नॉर्मल से मिलता जुलता ग्राफ होता है, लेकिन ये डिटेल इंशाल्लाह आने वाली क्लास में। फर्ज करें कि इसमें 2 पॉइंट है जिनके दरमियान 95% एरिया है और बाकी कुछ एरिया इधर रह गया है। ये एरिया और ये एरिया जो मैंने एक कलर में शो किया, ये आपस में बराबर है। हमें ये देखना है कि ए कितना है और बी कितना है। क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एरिया 95% है, तो बाकी एरिया रह गया 5%। 5% में आधा इधर है, आधा इधर है, तो ये एरिया हो गया 2.5%। क्योंकि 5% को 2 पे डिवाइड करें तो 2.5%। देखें 95% मेरे पास टोटल एरिया, ये इनके टोटल एरिया है 100%,
उससे आप माइनस करें 95%, तो इक्वल टू दिस नंबर माइनस दिस नंबर, ये आपके पास 5% एरिया, और 5% एरिया में आधा इधर है आधा इधर है, तो इसको मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ, इक्वल टू दिस नंबर डिवाइड बाई 2, तो ये 2.5% एरिया इधर है। अब आप ए मालूम कर सकते हैं। ए कैसे मालूम करेंगे कि ए पॉइंट से लोअर साइड पे 2.5% एरिया है। ए पॉइंट से लोअर साइड पे कितना एरिया है? 2.5%। जरा इसको 100 पे डिवाइड भी कर लेते हैं, इक्वल टू दिस नंबर, क्योंकि परसेंटेज में हमें तो प्रोबेबिलिटी में चाहिए, तो 0.025। अब यहाँ पर इत्तेफाक से मैंने पहले से ही पुट किया हुआ है 0.025। 0.025 जो है ना, अगर आप इधर ये पुट करेंगे तो इसकी जो x की वैल्यू आ रही है -2.3646, यानी a कितना है? -2.3646। a की वैल्यू है -2.3646। इस तरह आप b की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। b से लोअर साइड पे एरिया आपके पास कुछ तो 95% ये है। b से हम लोअर साइड पे देखेंगे एरिया कितना है, 95% ये है और 2.5% ये है, तो 95 प्लस 2.5 तो 97.5, 0.975, तो ये जो b की वैल्यू आ गई है और वो है 2.3646। असल में ये इसकी वैल्यू -2.3646 आती है और इसकी वैल्यू +2.3646 आती है। अगर आपको a मालूम हो गया, उसका साइन चेंज कर दें, उसका a की वैल्यू क्या थी? 0.025। a की वैल्यू ये है -2.3646, तो b की वैल्यू हो जाएगी +2.3646। बहरहाल इस तरीके से a और b की वैल्यू मालूम हो सकती है। तो ये थोड़े से डिस्कशन थी इस पर कि टी डिस्ट्रीब्यूशन आप में ये a और b की वैल्यू कैसे मालूम करते हैं। प्रोबेबिलिटी वगैरह का तकरीबन वही तरीका है जो z के लिए मैंने बता दिया। बाकी टी के साथ एक चीज है जिसको हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, या आने वाले क्लासेस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एक और डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी ये शेप होती है काई स्क्वायर। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी वैल्यू 0 से शुरू होकर और आगे इन्फिनिटी तक कहीं पर भी जा सकती है, लेकिन 0 के करीब ही वैल्यू उसका चांस बहुत ज्यादा होता है, फिर वो आगे जाके चांस बहुत तेजी से गिरता है। अगेन यहाँ पर 2 पॉइंट मैंने लिए ए और बी, उनके दरमियान 95% चांस है। बाकी ये और ये जरा शेप में मुख्तलिफ है, लेकिन ये और ये एरिया आपस में बराबर है। अगर मैंने थोड़ी बनाने में गलती कर दी हो, ये जरा ज्यादा लेकर आओ, तो इसको इग्नोर कर दें। बहरहाल आप ये समझे कि ये एरिया इस एरिया के बराबर है, ये भी 2.5% है, ये भी 2.5% है। अब आप मालूम करना चाहते हैं कि a की वैल्यू कितनी है, तो आप यहाँ पर चूंकि a से लोअर साइड पे 2.5% है और 2.5% जैसे मैंने पीछे बताया 0.025 बनता है, तो यहाँ पुट करें तो a की वैल्यू है 1.6899। a की वैल्यू है 1.6899। b की वैल्यू इस तरह मालूम करेंगे कि आप यहाँ पुट करेंगे 0.975, तो b की वैल्यू आ रही है 16.0128। b की वैल्यू आ रही है 16.0128। ये 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ मैंने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको कैलकुलेशन करके बताई है। क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ी, इसलिए मैंने इतना ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ा, लेकिन ये जितना मैंने पढ़ा दिया, बिलीव मी माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये आगे बहुत काम आएगा। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ एक ही पैरामीटर है, वो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसके बाद आखिरी जो रह गया वो है एफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, एक को हम न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं और 2 पैरामीटर हैं, एक को हम न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, एक को डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। बहरहाल यहाँ मैंने 2 वैल्यूज खुद से कुछ एज्यूम करके और कुछ कैलकुलेशन आपके लिए की हुई है। बाकी ये फार्मूले वगैरह इसमें पड़े हुए हैं। सपोज मैं चाहता हूं कि भाई एक नंबर ए मालूम कर लूं जिससे लोअर साइड पे 90% एरिया, तो आप यहाँ पर 0.9 पुट करें तो वह एकदम से a की वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा 2.0785। ये a की वैल्यू हो गई। आप बिलफर्ज बताते हैं कि उससे लोअर साइड पे आप फर्स्ट क्वार्टाइल मालूम करना चाहते हैं, तो आप 0.25 यहाँ पुट कर लें, तो वो नंबर जिससे लोअर साइड पे 25% एरिया है वो नंबर होगा 0.5975। ये तकरीबन यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा। तो बहरहाल आप इसका ये मालूम कर सकते हैं। आप इसका मीडियन मालूम करना चाहें तो 0.5 पुट करके कर लें तो मीडियन मालूम हो जाएगा, और इसी तरह 0.75 पुट कर लें
तो ये थर्ड क्वार्टाइल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से ये हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन काम करता है। मैंने आज कोशिश की कि आपको जो है ये मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेल की मदद से थोड़ा बहुत बता दूं। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाते, इसके अलावा भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपके स्टैटिस्टिक 1 और स्टैटिस्टिक 2 के हद तक ये डिस्ट्रीब्यूशन आपके यानी आप यूं समझ लें कि तकरीबन 90-95% केसेस में यही काम आएंगे। तो इंशाल्लाह मैंने तकरीबन सारी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेल के एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन में आपके सामने कवर कर दी हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।